स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया एक तो जीरो ऑर्डर, जिसका के का आंसर क्या था, आर नोट माइनस आर बाय टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का क्या आंसर आया था, 2.303 बाय टी log आर नोट बाय आर। और सेकंड ऑर्डर में क्या आंसर था, k इक्वल टू 1 बाय टी आर नोट माइनस आर अपॉन आर नोट इंटू आर। लेकिन ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ये फार्मूला आ सकता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का अगर फार्मूला आता है ना, तो आपसे एक्स वाला ही आएगा। अगर सेकंड ऑर्डर का रिलेशन पूछता है तो यही वाला पूछेगा, ये ध्यान रखना। ये मैंने कल सारा प्रूव करवा दिया आपको ना, कल वाली क्लास में। अभी न्यूमेरिकल देखें हम, तो न्यूमेरिकल में हम हर जगह देखें तो हमारे को आर नोट और आर चाहिए। टी तो सबको पता ही है ना, टी क्या, टी टाइम, और हमारे कुछ नहीं चाहिए। देखो आर नोट और आर रिक्वायर्ड है। आर नोट क्या होता है, आर नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और आर क्या होता है, आर टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बची हुई सांद्रता। कितने अभिकारक बच गए हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितने अभिकारक बच गए हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक तो होता है आर नोट होता है प्रारंभिक सांद्रता, और एक होता है आर बची हुई सांद्रता, अभिकारकों की बची हुई सांद्रता। अब यहां से क्वेश्चन निकलते हैं, देखो आर नोट और आर ही चाहिए आपको, है ना, हर जगह। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय इसके, इस तरह का क्वेश्चन आता है, 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितने गुना होगा या कितने गुना होता है। ऑप्शन दे देगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से ऑप्शन दे देगा आप। अब उसने 2 कंडीशन दी, एक तो कितनी पूरी हो गई 99%, और एक कितनी पूरी हो गई 90%। तो आप इसको सोल्व कर लें, एक तरफ 99% पूर्ण है, एक तरफ 90% पूर्ण है। अब मानना आर नोट, शुरू में आर नोट ये मान लें कि 100 है, 100 मान लिया। अब ये कह रहे 99% अभिक्रिया पूर्ण होगी, 99%, और आर जो होता है वो बचा हुआ होता है। तो जब 99% पूर्ण होगी तो बची कितनी बताओ। अगला कह रहे 99 पूरी होगी तो बची कितनी, 1, और यहां कितनी पूरी हो गई 90, तो बची कितनी 10। आर जो होता है बचा हुआ होता है। शुरू वाली 100 मान ली, अगला कह रहे 99 पूरी होगी तो बची 1, अगला कह रहा है 90 पूरी होगी तो बची 10। आर नोट और आर आगे, टाइम आपने निकालना है। तो के बराबर 2.303 बटे टी लोग आर नोट बटे आर, और आपने टाइम निकालना है। तो आप टी को इधर ले जाओ, के को इधर ले आओ, तो यहां आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303 बटे के लोग आर नोट बटे आर। तो पहले टी 99 निकाल लो, टी 99, तो आर नोट कितना माना है 100, तो 2.303 बटे, भैया टी 99 निकाल रहा हूं मैं, टी 99, 2.303 बटे के लोग आर नोट कितना माना है 100, आर कितना है 1,
तो क्या बना, 100/1 कितना आएगा, 100 ही आएगा। और log 100 का मान कितना होता है, log 100 का मान, log 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की स्क्वायर। पावर कहां जाती है, log वाली पावर आगे, तो ये बन गया 2 log 10, log 10 का मान, तो ये बन गया 2.303/k इंटू 2 आगे आ गया 2 log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1, तो log 10 का मान 1 रख दिया। ये बन गया T99%। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, गुणा गणा करने की जरूरत नहीं कुछ भी, तो 2 टाइम कंपैरिजन करवाए हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। T99 सोल्व हो गया। अब आपने T90 सोल्व करना है, तो T90% बराबर 2.303/k log R0। R0 कितना मानना है, 100/R। R बचा हुआ कितना है, 10, क्योंकि 90 पूरा हो गया तो बचा 10, 0 0 कट गया, बचा log 10। log 10 का मान 1, तो 2.303/k log 10। log 10 का मान 1 हो गया, तो T90 आ गया 2.303/k। ये बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे लो, 1 में 2 का भाग दे लो, या कंपैरिजन कर लो, दोनों की तुलना कर लो। 2.303/k जो है वो T90 के बराबर है, तो ये पड़ा 2.303/k। किसके बराबर है ये 2.303/k, 2.303/k T90 के बराबर है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो T99 बराबर, ये T90 के बराबर हो गया, गुना में 2 पड़ा है। मतलब 99% पूरा होने में लगा समय, 90% पूरा होने में समय का कितने गुना है, 2 गुना होता है। समझ आ गई बात। अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहते तो आप डिवाइड कर लेना, आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो T99%/T90% बराबर 2.303/k इंटू 2/2.303/k। तो T99 का मान रख दिया, यहाँ T90 का मान रख दिया। 2.303/k से 2.303/k कट गया और T90 इस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा T99% बराबर 2 इंटू T90%, यानी 99% पूरा होने में लगा समय 90% पूरा होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा ए, 2 गुना। क्लियर। इसी तरह एक साल क्वेश्चन आया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूरा होने में लगा समय इसकी अर्धायु का होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक तो कह रहा है 90% पूरा हो गया, और एक कह रहा है अर्धायु। अर्धायु पे कितने परसेंट पूरा हो जाता है, अर्धायु पे, या अर्धायु, अगर अर्धायु का फार्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रख दें, नहीं तो अर्धायु पे 50% रिएक्शन पूरी होती है ना। तो आप कंपैरिजन कर लें, एक तरफ तो 90% पूर्ण हो रही है और एक तरफ 50% पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो आर नोट कितना मानोगे, आर नोट 100 मान लोगे, और आर होता है बचा हुआ, तो जब 90 पूरी होगी तो बची कितनी, 10। 50 पूरी होगी तो बची कितनी, 50। सही है, 90 पूरी होगी तो बची 10, 50 पूरी होगी तो बची 50। अब आपने टी निकालना है, तो T90 बराबर 2.303/k log R0/R। R0 कितना है 100, R कितना है 10, तो क्या बना, T90 बराबर 2.303/k log R0 हो गया 100 और R हो गया 10, 100/10 10, और log 10 का मान 1, तो क्या बना, T90 बराबर 2.303/k, ये T90 हो गया।
उधर चले 50% पूर्ण हुई तो बची 50, तो टी 50 बराबर 2.303 बटे के, शुरू वाली मानी थी 100, बची हुई 50, 100 बटे 50 करोगे तो आ जाएगा 2, और लोग 2 का मान कितना होता है, लोग 2 का मान, लोग 2 का मान हो गया 0.3010। अब सोल्व मत करें, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, 2.303 बटे के जो है वो टी 90 के बराबर है, तो 2.303 बटे के की जगह आप टी 90 लिख दें तो क्या बना, टी 50% बराबर टी 90% इंटू 0.3010। अब इस 0.3010 को इधर लें तो भाग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, टी 90% बराबर टी 50% बट्टे 0.3010, 0.3 ही लिख दें। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 10/3, 10/3 कितना हो जाएगा, 10/3, 10/3 करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला गया तो 10/3 बन गया, 10/3 मतलब 3.3333 इंटू टी 50, तो यानी 90% पूरा होने में लगा समय 50% पूरा होने में लगे समय का 3.33 गुना होता है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर दिया हुआ था 3 गुना। समझ आ गया काम, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, देखो एक टी 75 और टी 50 वाला करके देख लेना, टी 75 और टी 50 में क्या रिलेशन है। वैसे तो कल वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है ना, टी 75 और टी 50, फिर भी करके देख लेना। एक टी 99.9 और टी 90 भी करके देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, टी 75 टी 50 और टी 99.9 और टी 90। 99.9% पूरी होगी तो बचेगी कितनी बताओ, 99.9 पूरी होगी तो बचेगी कितनी, 0.1। बस ये बात जब पकड़ जाओगे ना कि 0.1 बच गई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखना, फिर भी कोई डाउट रहे तो कल कंसल्ट कर लेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, मैं प्रथम कोटि इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि प्रथम कोटि के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 4m से 2m होने में, अभिकारक की सांद्रता 4m से 2m होने में 20 मिनट लगते हैं। तो इसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 8m से 2m होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे दिए हमारे को, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। वैसे तो ये क्वेश्चन देख के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपको तुरंत उत्तर पता लग जाना चाहिए 40 मिनट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाला रिलेशन उठा रहा है, ये वाला रिलेशन उठा रहा है। कैसे देखो, 4m से 2m होगी सांद्रता, यानी पहले सांद्रता जो थी वो 4m थी, और अब जो बची हुई सांद्रता है वो 2m होगी। कहते ना अभिकारक की सांद्रता शुरू में 4m थी, बाद में 2m होगी, यानी बची हुई 2m होगी। तो बताओ कितने % अभिक्रिया पूरी होगी, बताओ 4m से 2m होगी तो कितने % अभिक्रिया पूरी होगी बताओ। जब सांद्रता 4m से 2m होगी तो कितने % अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, 50% पूरी हो चुकी है, यानी ये दे दिया आपको। अगला क्या कह रहे देखो, अब इसमें दे दिया 20 मिनट लगे है ना। इसी अभिक्रिया में विकारक की सांद्रता 8m से 2m होगी, यानी पहले जो थी
वो 8m थी, शुरू वाली 8m थी, और बची हुई 2m में, बची हुई 2m में, तो बताओ कितने परसेंट पूरी होगी। शुरू में 8m ली थी, अब 2m रहेगी, 75% पूरी होगी, 1/3 भाग उसका खत्म हो गया। 8 के दो 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 में टुकड़े करें ना तो 4 टुकड़े होंगे, सही है, 2 2 2 2, 8 हो गया ना पूरा। तो 25%, 2 भाग इसका 25% है, 25 25 25 25। अब ये 2 बच गया, मतलब ये 25% ही बच गया, बाकी का 75% खत्म हो चुका है, यानी 75% पूरी होने से मैं आपसे पूछा। समझ आ गई बात। 8m से 2m हुई, इसका मतलब 75% पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। लग रहा है पता। तो और 75% और 50% में जो रिलेशन होता है, 75% जो होता है वो 50% का दुगना होता है। 75% जो होता है 50% का दुगना होता है। तो 50% में 20 मिनट लगेंगे तो 75% में 40 मिनट लगेंगे, तुरंत पता लग जाता है। पर इसको सोल्व करके देखो आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट इनिशियल कंसंट्रेशन इज 4m, पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन 4m दी है और बची हुई 2m दी है, और जो टाइम लगा है वो 20 मिनट लगे। टाइम कितना लगा है? 20 मिनट। और सेकंड स्थिति जो आपको दे रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रहा है आपको 8m, फाइनल कंसंट्रेशन 2m, यानी बची हुई सांद्रता 2m, और टाइम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम का फार्मूला क्या होता है, T बराबर 2.303 बट्टे के लोग R नोट बट्टे R। अब देखो R नोट आपके पास है, R आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास, टाइम निकालने के लिए और क्या चाहिए, R नोट और R के अलावा और क्या चाहिए, R नोट चाहिए वो आपको दिया है, R चाहिए वो आपको दिया है, और क्या चाहिए, K चाहिए। क्या K दिया है क्या यहां आपको? नहीं दिया, तो वो K इस साइड से लाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो कहता है इसी अभिक्रिया में, यानी रिएक्शन सेम है, तो जो इसका कांस्टेंट होगा वही इसका कांस्टेंट होगा। तो आप K यहां से लाओ। K बराबर क्या फार्मूला है, 2.303 बट्टे T लोग R नोट बट्टे R। अब आप देखो, आपको टाइम दिया है, कितना दिया टाइम, 20 मिनट, 20 पुट कर दें, K बराबर 2.303 बटे 20 लोग R नोट, R नोट कितना दिया, R नोट 4, और R कितना दिया 2, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 2 हो जाएगा। और लोग 2 का मान कितना होता है, लोग 2 का मान 0.30। सोल्व मत करो क्योंकि उधर रखना है, ठीक है, उधर ले जाओ इसको। अब इस K को यहां ले आओ, तो क्या बनेगा, T बराबर 2.303 बटे K, और K का मान क्या है, 2.303 इंटू 0.30 बटे 20 लोग R नोट, इस बार R नोट कितना है यहाँ 8, और R कितना है R 2, तो क्या बनेगा 8 बटे 2, कितना आ गया बताओ, 8 बटे 2 4 आ गया, लोग 4, और ये बट्टे वाला 20 कहां चला जाएगा ऊपर, 2.303 से 2.303 कट गया, तो 20 आ गया ऊपर, 20 बट्टे 0.30 लोग 4, 4 को मैं 2 की स्क्वायर लिख सकता हूं, सही है, 2 की स्क्वायर, पावर कहां आ जाएगी, पावर आगे, तो क्या बन जाएगा, T बराबर 20 बट्टे 0.30 इंटू 2 लोग 2, लोग 2 का मान 0.30, तो क्या बनेगा, T बराबर 20 इंटू 2 बट्टे 0.30, और ऊपर भी लोग 2 का मान 0.30, 0.30 से 0.30 कट गया, तो 20 इंटू 2 कितना बना बताओ, 20 इंटू 2 40, तो T बराबर 40 मिनट। तो ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि T जो है वो कितना आने वाला है, 40 मिनट आने वाला है। आ गया समझ। बस इधर टाइम, इधर आपको टाइम निकालना है, आपको K दिया हुआ नहीं है,
वो के आप इस कंडीशन से लाओगे, बस एक सिंपल सा फैक्ट है, कुछ भी नहीं है। और तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आगे चलें, तो आगे आती है आरएनए समीकरण। आरएनए समीकरण, अब पहली बात, आरएनए समीकरण किस तथ्य की व्याख्या करती है? तो आरएनए समीकरण जो है वो ये बताती है कि वेग नियतांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करती है आरएनए समीकरण, ये चीज ध्यान रखना। यानी अगर ताप बदलेगा तो वेग नियतांक बदलेगा, और यह पाया जाता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर सामान्यतः जो वेग नियतांक होता है वो 2 गुना हो जाता है। वेग नियतांक 2 गुना हो जाता है जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप बढ़ाया जाता है। चाहे तो कह दो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, चाहे कह दो 10 केल्विन ताप बढ़ाया, एक ही बात है। ताप बढ़ाने या घटाने में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर होते हैं, ठीक है। तो आरएनए समीकरण किसकी व्याख्या करती है, क्या बताती है? वेग नियतांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता, मतलब ताप बदलेगा तो वेग नियतांक भी बदलेगा। तो आरएनए समीकरण क्या है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां के तो वेग नियतांक हो गया, वेग नियतांक, ए पूर्व चर घातांकी गुणांक, पूर्व चर घातांकी गुणांक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, आर गैस नियतांक, और टी परमताप। परमताप तो क्या बना? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आरएनए समीकरण है। और इसमें जो ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये सक्रिय अणुओं का अंश होता है कि कितने मॉलिक्यूल एक्टिव हैं, सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी सक्रिय अणुओं का अंश होता है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सूत्र बनता है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरएनए समीकरण है। अब आरएनए समीकरण का विस्तृत रूप, इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म है वो क्या है, विस्तार क्या है इसका? तो सूत्र क्या है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी। अब ए को इधर ले आओ आप, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए को इधर लाने पर क्या बनेगा बताओ? ए इधर गुणा में भाग में आ जाएगा, तो के बट्टा ए बराबर ई की पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी। अब ध्यान रखना, जब इधर से ई हटाते हैं, इधर से ये ई हटाते हैं, तो इधर नेचुरल लॉग या लॉग बेस ई, एक ही बात होती है, नेचुरल लॉग या लॉग बेस ई लग जाता है। तो जब मैं इधर से ई हटाऊंगा ना, तो इधर रह गया माइनस ई ए बट्टा आर टी, तो मैंने ये ई हटा दिया, तो इधर आप नेचुरल लॉग लगा देंगे, बस इतना ही काम होता है। इधर से नेचुरल लॉग हटाएंगे तो इधर वाला ई की पावर में चला जाएगा, और इधर से ई हटाएंगे तो इधर नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो अब हमने ई हटा दिया, इधर से ये वाला ई हटा दिया, तो क्या हुआ? इधर नेचुरल लॉग लग गया। क्या बना? नेचुरल लॉग के बटा ए बराबर माइनस ई ए बटा आर टी। अब नेचुरल लॉग के बटा ए को कैसे लिखोगे? नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लो, क्या बनेगा बताओ? जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हो 2.303 का गुणा हो जाता है, 2.303 लॉग के बट्टा ए बराबर माइनस ई ए बट्टा आर टी। अब ये 2.303 इधर ले आओ, भाग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? लॉग के बट्टा ए बराबर माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। लॉग के बट्टा ए बराबर
माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। लोग के बटा ए को कैसे लिख सकते हो बताओ, लोग के बटा ए को, भाग वाला लोग किसमें आ जाता है, माइनस में, लोग के माइनस लोग ए, कल भी बताया था आपको, बराबर माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। अब ये माइनस वाला लोग ए इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लोग के बराबर लोग ए तो प्लस हो गया, ये माइनस का निशान माइनस ही रह जाएगा, ई ए बट्टा 2.303 आर टी, ये बन गया। ये आपका आंसर आ गया विस्तृत फॉर्म, लोग के बराबर लोग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। समझ आ गई बात। सिर्फ बात क्या ध्यान रखनी है आपने, एक ही बात ध्यान रखनी है कि इधर से ई हटाओगे तो इधर नेचुरल लॉग लग जाना है, बस उसमें नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है और विस्तार लिख देना है उसका, हो जाएगा। अब बताओ आरण्य समीकरण क्या बता रही थी, आरण्य समीकरण किसकी व्याख्या करती है बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या बताती है आरण्य समीकरण, किताब बदलने पर क्या बदलता है, रेट कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, एक बार ताप मान ले T1 और एक बार ताप मान ले T2, दो स्थितियां ले लें, एक बार तो ताप T1 मान लें, एक बार ताप T2 मान लें, ठीक है, ताप T1 और यहां मान लें ताप T2। तो ताप बदल दिया आपने तो वेग नियतांक भी बदलेगा, तो यहां वेग नियतांक जो है वो हो जाएगा K1 और यहां जो वेग नियतांक है वो हो जाएगा K2। तो यहां वेग नियतांक K1, यहां वेग नियतांक K2, ताप T1 ताप T2। अब टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, क्या बनेगा, लोग K1, K की जगह K1 पुट कर दें, बराबर लोग A, और कुछ भी नहीं बदलेगा, माइनस ई ए उतना ही रहता है 2.303 आर T1, आपने टेम्परेचर बदला, रेट कांस्टेंट बदल गया, और यहां क्या किया, लोग K2 बराबर लोग ए माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T2। आ गया समझ। ये कर दी इक्वेशन नंबर 1, ये कर दी इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने टेम्परेचर बदला तो रेट कांस्टेंट बदल गया, देखो। तो यही तो आरण्य समीकरण कहती है कि ताप बदलता है तो वेग नियतांक बदलता है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 1 को घटा रहे तो ये निशान माइनस, ये निशान माइनस, ये निशान प्लस, सही है, क्योंकि समीकरण 1 को कट कर रहे हैं अपने, समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो लोग ए से लोग ए कट जाएगा और क्या बनेगा, लोग K2 माइनस लोग K1। अब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस वाला पहले लिख लो, बराबर प्लस वाला पहले लिख लो, ई ए बट्टे 2.303 आर T1, ये माइनस वाला बाद में लिख दो, माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर T2, क्योंकि समीकरण 1 को घटा रहे थे ना, तो जब हम समीकरण 1 को घटा रहे थे फिर देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो लोग ए से लोग ए कट जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लो, लोग K2 प्लस का है, माइनस वाला बाद में लिख लो, लोग K1 माइनस का है। अब ये प्लस हो गया, इसको पहले लिख लो, ये माइनस है, इसको बाद में लिख लो, लोग K2 माइनस लोग K1 क्या लिख सकते हो, लोग K2 बट्टे K1 इक्वल टू, कॉमन क्या आ जाएगा, ई ए बट्टे 2.303 आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1/T1 माइनस 1/T2, ई ए बट्टे 2.303 आर, ई ए बट्टे 2.303 आर, तो ई ए बट्टे 2.303 आर कॉमन आ गया, बचा 1/T1 माइनस 1/T2, एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम तो लोग K2 बट्टे लोग K1 बराबर ई ए बट्टे 2.303 आर, एलसीएम क्या बना T1 T2, ऊपर क्या आएगा T2 माइनस T1, तो ये आंसर आ गया, भिन्न भिन्न ताप पर आरण्य समीकरण आ गई है।
अगर आपसे पूछ लेता है भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण बताइए, तो भिन्न भिन्न ताप पर आर्यनीय समीकरण ये, तो 3 फॉर्म आती है आर्यनीयस की। कौन कौन सी? एक तो सीधी k बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी। एक विस्तृत फॉर्म log k बराबर log a माइनस ई ए बट्टे 2.303 आर टी, और एक log k2 बट्टे k1 बराबर, अब भिन्न भिन्न ताप पर आ रही है, ई ए बट्टे 2.303 आर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बट्टे T1 T2। तो ये भिन्न भिन्न ताप पर आ गई। तो ये 3 समीकरणें आर्यनीय समीकरणें बनती हैं। क्लियर? अब अगला जो आपके सिलेबस में दिया है वो दिया टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अभिकारक के अणु टक्कर करते हैं, अभिकारक के अणु टक्कर करते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है जो वेग होता है वो एक तो डिपेंड करता है टक्कर की आवृत्ति पर, टक्कर आवृत्ति, जिसको हम लोग हमारी बुक्स में संगठ आवृत्ति पढ़ते हैं, Z मतलब टक्करों की संख्या, इकाई आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या, टक्कर आवृत्ति संगठ आवृत्ति कहलाती है, Z से लिखते हैं इसको। तो टक्कर सिद्धांत कहता है एक तो वेग डिपेंड करता है टक्करों की संख्या पर कि कितने अणु टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, टक्कर तो हो गई पर उत्पाद तभी बनेगा जब अणु सक्रिय होगा, सक्रिय अणुओं के अंश पर। इसका भी मैं उदाहरण देता हूं आपको, सक्रिय अणुओं के अंश पर। 2 चीजों पर वेग डिपेंड करता होता है टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब देखो कैसे समझना बात को कि क्या कहता है ये सक्रिय अणुओं के अंश का क्या महत्व है। मान लो ये एक पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, रिएक्शन कब होगी? अब मान लो इन दोनों में टक्कर होगी, सपोज इसमें और इसमें टक्कर हो गई, टक्कर मतलब लड़ाई होगी कोई भी बात को लेकर। अब ये तो है ताकतवर यानी सक्रिय, और ये है बेचारा कमजोर है यानी निष्क्रिय। तो बताओ क्या ये वाला लड़ेगा क्या उससे? बताओ, पर्सन 2 पर्सन 1 से लड़ेगा क्या? तो किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होगी। तो ये तो सक्रिय था, ताकतवर था, और पर्सन 2 को दिख रहा है कि वो ताकतवर है मेरे से, है ना। तो क्या पर्सन 2 उससे लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। वो पहले ही उससे माफी मांग लेगा, भाई जी मेरे को गलती होगी, मुड़गे को नहीं करूं, सही है भाई, वापिस नहीं करूंगा, मेरे से गलती होगी, क्योंकि वो सक्रिय ही नहीं है, वो उतना ताकतवर ही नहीं है। अब मान लो ये भी ताकतवर होता, सपोज कि पर्सन 2 भी ताकतवर होता, ठीक है, यानी ये भी सक्रिय होता, तो बताओ क्या पर्सन 2 से माफी मांगता? फिर लड़ाई होती और उत्पाद बनता। यानी लड़ाई तभी होगी यानी उत्पाद तभी बनेगा जब अणु सक्रिय है। अगर कोई निष्क्रिय अणु आ गया तब उत्पाद नहीं बनेगा। यानी वेग जो है दूसरा डिपेंड करता है सक्रिय अणुओं के अंश पर, जिसको हमने e की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी लिखा था। समझ आ गई बात? तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार वेग 2 कारकों पर डिपेंड करता है, एक तो टक्कर की आवृत्ति पर यानी Z पर, और एक सक्रिय अणुओं के अंश यानी e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी पर। अब मान लो A और B टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं, A और B टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं, तो वेग जो होगा वेग समानुपाती होगा A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता के, और समानुपाती का निशान हटाओगे तो रेट कांस्टेंट लगा दोगे। और वेग जो होता है वो 2 कारकों पर डिपेंड करता है, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। यहाँ वो कहता है मानना A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर 1, तो वेग बराबर K, और वेग डिपेंड करता है 2 कारकों पर,
एक तो z पर और एक सक्रिय अणुओं के अंश पर। तो इसीलिए टक्कर सिद्धांत में जो सूत्र लिखा होता है वो ये लिखा होता है k बराबर z e की पावर माइनस EA अपॉन RT। लेकिन वो यहां लिखता है यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 m है, तो अभिकारकों की सांद्रता कितनी मानी है 1 m, तो k बराबर z e की पावर माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा। आगे समझ क्लियर। वो वेग दो कारकों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो z पर और एक सक्रिय अणुओं के अंश पर। लेकिन ये जो टक्कर सिद्धांत की समीकरण आई, ये जो संगठवाद की समीकरण आई, ये सिर्फ सरल अभिक्रिया पर लागू हुई। अब सरल अभिक्रिया क्या होती है? टक्कर सिद्धांत कहता है दो तरह की अभिक्रियाएं हैं, एक तो सरल और एक जटिल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सरल अभिक्रिया तो वो है जो एक ही पद में पूरी हो जाती है, एक ही पद में पूरी हो जाती है। तो उसके लिए तो ये समीकरण बनती है k बराबर z e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये वाली जो हमने लिखी थी। और जटिल अभिक्रिया वो होती है जो एक पद में पूरी नहीं होती, एक से ज्यादा पदों में पूरी होती है। एक पद में पूरी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, जटिल अभिक्रिया में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती। सारी टक्करें, मान लो दो सक्रिय अणुओं में भी टक्कर हुई ना, तो वो भी जरूरी नहीं है कि टक्कर प्रभावी हो। कैसे देखो, इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो अपने भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जैसे किसी मेले में ही चले गए, भीड़भाड़ वाला एरिया है, ठीक है, दो आदमी जा रहे हैं, दोनों पावरफुल है, दोनों ताकतवर हैं। अब एक का कंधा, इसका कंधा और इसका कंधा आपस में भिड़ गए, दोनों का कंधा भिड़े, कंधे भिड़े आपस में, इसका कंधा इसके कंधे से भिड़ गया, तो क्या लड़ाई होगी क्या बताओ? अगर कंधे कंधे आपस में टच करते हुए जाते हैं, भीड़भाड़ वाले एरिया में अगर अपने जाए तो कंधे से कंधा तो नॉर्मली भिड़ जाता है या नहीं भिड़ता बताओ, है ना? तो इस केस में क्या होगा, ये टक्कर प्रभावी नहीं है, ये उत्पाद नहीं बनाएगी, यहां लड़ाई होने की संभावना नहीं रहेगी इनमें, क्योंकि इसमें दिशा सही नहीं है टक्कर करने की। अब अगर टक्कर ऐसे होती कि इसका सिर और इसका सिर यूं भिड़ते आपस में, तो बताओ लड़ाई होती कि नहीं होती? अगर सिर आपस में भिड़ जाते तो बहस होती ना दोनों के बीच में, तो ये टक्कर प्रभावी होती जो उत्पाद बना पाती। तो सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती जटिल अभिक्रिया में, वो टक्करें ही प्रभावी होती हैं जिनमें अभिकारक अणु एक उचित दिशा में टकराते हैं, यानी अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही होता है, टकराने की दिशा सही होती है। तो इसमें जटिल अभिक्रिया में एक कारक और लिया जाता है, अभिविन्यास। आगे बात समझ, यानी अभिकारक अणु सही दिशा में टकराने जरूरी है जटिल अभिक्रिया के अंदर, तो वो दिशा सही होनी चाहिए। तो इसलिए एक कारक और लग जाता है, k बराबर z e की पावर माइनस EA अपॉन RT, तो पहले ही था। एक कारक और लग जाता है यहाँ P, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम अभिविन्यासी घटक या प्रायिकता गुणांक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या त्रिविम विन्यासी घटक। तो जटिल अभिक्रिया के लिए अगर आपसे टक्कर सिद्धांत पूछ लेता है तो ये है, और सरल अभिक्रिया के लिए पूछ लेता है तो ये है, सीधा संगठवाद कह देता है तो ये है, और संशोधित संगठवाद कह देता है तो ये है। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो आपको दिया है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था सिद्धांत, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो बीच में एक अवस्था ऐसी आती है जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इस अवस्था को
संक्रमण अवस्था कहते हैं, और इसके बाद ही उत्पाद बनते हैं, सीधा उत्पाद नहीं बनेंगे। और संक्रमण अवस्था में जो स्पीशीज बनती है उसको हम लोग सक्रियत संकर या सक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सक्रियत संकर भी लिखा हुआ आ जाता है, सक्रियत संकुल भी लिखा हुआ आ जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और अभिकारक से संक्रमण अवस्था का बनना उत्क्रमणीय भी हो सकता है, यानी अभिकारक से संक्रमण अवस्था बनेगी। अब संक्रमण अवस्था जो है वो अस्थायी होती है, उच्च ऊर्जा, अस्थायी। सक्रियत संकुल बनता है, इसमें जो स्पीशीज बनते हैं उसको सक्रियत संकुल बोलते हैं। अब संक्रमण अवस्था जो है, सक्रियत संकुल जो है वो वापिस अभिकारक में भी बदल सकता है और उत्पाद में भी बदल सकता है, वापिस अभिकारक में बदल सकता है और उत्पाद में बदल सकता है। और संक्रमण अवस्था वही अणु बना पाते हैं, वही अभिकारक अणु बना पाते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। देखो कैसे, इसका ग्राफ देखो आप। जैसे मैंने एक समीकरण मानी ए और बी में बंद है प्लस सी, ए बी प्लस सी। अब संक्रमण अवस्था क्या बनेगी, ए और बी के बीच का बंध टूटने लग गया और बी और सी के बीच का बंध बनने लग गया, तो ये अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। और यहाँ ये जो स्पीशीज बनी है इसको सक्रियत संकुल बोलते हैं। अब फाइनली क्या होगा, या तो ये वापिस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी या ये आगे प्रोडक्ट बना लेगी। तो क्या होगा, ए और बी वाला बंध पूरा टूट जाएगा और बी और सी वाला बंध पूरा बन जाएगा, यानी ए बी प्लस सी बदल गया ए प्लस बी सी में। समझ आ गई बात। तो बीच में संक्रमण अवस्था बना रहा है। अब देखो हुआ क्या, यहां हम लोग ऊर्जा लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा, और यहां लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट या अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया निर्देशांक भी बोल देते हैं, अभिक्रिया की प्रगति भी बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें हम लोग यूं बनता है ये ग्राफ, यहां अभिकारक ले रहे हैं, यहां उत्पाद ले रहे हैं, और यहां जो अवस्था है ना ये संक्रमण अवस्था है, ये संक्रमण अवस्था है। यहां जो स्पीशीज बनती है वो सक्रियत संकुल होती है, तो इसकी ऊर्जा देखो सबसे ज्यादा है ना, ज्यादा। अभिकारकों की ऊर्जा इतनी है, उत्पादों की ऊर्जा इतनी है, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है कि नहीं, बताओ, लग गया पता। तो सबसे उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज होती है ये, और जितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है जिसकी, वो उतना ही अस्थायी होता है, तो ये अस्थायी होता है। तो अब आप खुद सोच लो कि ये किसमें बदल सकता है। अब मान लो आप पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, सपोज, आप किस साइड जाएंगे, क्या श्योर है कि आप इसी साइड आएंगे, या दोनों में से किसी भी साइड जा सकते हैं, बताओ। दोनों में से किसी भी साइड जा सकते हैं ना भाई। पैर इधर रखा गया तो सीधा यहां आकर रुकेंगे, और अगर पैर इधर रखा गया तो सीधा यहां आकर रुकेंगे। इसलिए संक्रमण अवस्था जो होती है वापिस अभिकारकों में भी बदल सकती है और उत्पाद में भी बदल सकती है। तो यही हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट वापिस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। समझ आ गई बात, लग गया पता। अब यहां क्या क्या होता है वो देखो आप, इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये भी पूछता है कई बार। ये स्थितिज ऊर्जा है पूरी, ये अभिक्रिया निर्देशांक है, ये अभिक्रिया निर्देशांक है। अब ये ग्राफ मैंने यूं बना लिया इससे, ये अभिकारक थे यहां,
यहाँ उत्पाद थे, ठीक है, ये उत्पाद थे। तो ये इतना है, ये जो है ना, ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा है, यानी अभिकारकों के पास पहले से कुछ ऊर्जा उपलब्ध है। अभिकारक 0 पर नहीं है, वो 5 कैलोरी पर है। अभिकारकों के पास पहले से कुछ ऊर्जा है। समझ आ गई बात? अभिकारकों के पास ऑलरेडी कुछ ऊर्जा है, और अभिकारकों की ऊर्जा और सक्रियत संकुल की ऊर्जा के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा है, EA है, EA। ये सक्रियण ऊर्जा होती है, ये सक्रियण ऊर्जा होती है। और अभिकारकों की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा के बीच का जो अंतर होता है इसको हम लोग डेल्टा H कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं, डेल्टा H, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, अभिकारकों की ऊर्जा और उत्पादों की ऊर्जा के बीच का अंतर एंथैल्पी परिवर्तन या अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। और सक्रियत संकुल और अभिकारकों के बीच ऊर्जा का जो अंतर है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। आगे बात समझ लग गया पता? और सक्रियत संकुल की अगर बिल्कुल बेस लाइन से ऊर्जा देखें, ये पूरी ऊर्जा, ये कहलाती है देहली ऊर्जा, थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये पूरी देहली ऊर्जा होती है। अगर 0 से गिना जाए तो, 0 से गिना जाए तो देहली ऊर्जा है, और अभिकारकों की ऊर्जा से गिना जाए तो सक्रियण ऊर्जा होती है। ये सक्रियण ऊर्जा होती है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं ये अभिकारकों की ऊर्जा है, ये वाली अभिकारकों की औसत ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा है, और ये पूरी देहली ऊर्जा है। यानी देहली ऊर्जा किसके बराबर है बताओ? देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा किसके बराबर हुई? अभिकारकों की औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। सही है क्या? सही है? ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा है, और ये पूरी जो है ये देहली ऊर्जा है। लग गया पता? तो देहली ऊर्जा बराबर है अभिकारकों की औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा के, और ये होता है डेल्टा H। अभिकारकों की ऊर्जा और उत्पादों की ऊर्जा के बीच का अंतर डेल्टा H कहलाता है, अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। अब दो तरह की रिएक्शन होती है, देखो। एक तो क्या करेगा, वो ऐसी ऐसी रिएक्शन दिखाएगा आपको, ऐसी RP, एक ऐसी रिएक्शन दिखाएगा, फर्क देखना दोनों में। RP क्या फर्क है बताओ दोनों में? दिख रहा है दोनों में फर्क? तो दिख रहा है ना? तो जब रिएक्टेंट वाली लाइन नीचे हो और प्रोडक्ट वाली लाइन ऊपर हो तो ये अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। अगर अपने ग्राफ दे के ही पूछ ले कि दी गई अभिक्रिया है तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट वाली लाइन नीचे आ रही है, रिएक्टेंट वाली ऊपर आ रही है, तो ये होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अब उत्प्रेरक क्या करता होता है? उत्प्रेरक का क्या काम होता है? जैसे ये ग्राफ आ रहा था अपना, ये मान लो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में था, अब उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक नया पाथ दे देता है, नया पथ दे देता है, नया रास्ता दे देता है। अब ये होगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अभिकारक और उत्पाद नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलता ना, अभिकारक उत्पाद वही रहते हैं। ये होगी उत्प्रेरक की उपस्थिति। फिर उत्प्रेरक क्या करता है?
उत्प्रेरक ने क्या किया, उत्प्रेरक का काम सिर्फ इतना ही है। देखो आप खुद बताओ कौन सा पहाड़ चढ़ना इजी है, बताओ ब्लैक वाला या रेड वाला। अगर दो पहाड़ आपके सामने खड़े हों तो आप बताओ कौन सा पहाड़ आसानी से चढ़ जाओगे, ब्लैक वाला या रेड वाला? रेड वाला है ना, क्योंकि पहाड़ थोड़ा छोटा है। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, उत्प्रेरक ने इतना काम किया कि पहले संकीर्ण ऊर्जा इतनी थी, ये संकीर्ण ऊर्जा थी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक ने क्या किया, उत्प्रेरक ने इस संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, यानी पहाड़ छोटा कर दिया, ई डैश लिख दिया मैंने, समझ गए? तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, आ गया समझ? जिससे विक्रिया जल्दी हो जाती है, यानी वेग बढ़ जाता है। आप भी कह रहे हो कि छोटा पहाड़ जल्दी चढ़ जाएंगे, है ना, और कॉमन सी बात है अपने छोटा पहाड़ ही जल्दी चढ़ पाएंगे, जिससे विक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है, उत्प्रेरक का कार्य अगर आपसे पूछ ले विक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है तो क्या, संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम करना और एक ऐसा नया पथ प्रदान कर देता है। वो पहले तो रास्ता ब्लैक वाला था, अभिक्रिया के पूरी होने का रास्ता ये वाला था, ब्लैक वाला। उत्प्रेरक ने क्या किया, इसको रेड वाले में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? क्लियर है? तो ये आपकी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स।